हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है, ज़रा बताएँगे मुझको? और कैसा आप लोगों का आगे का प्लान है पढ़ने का? देखिए, हम तो बढ़ रहे हैं अपने मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ। अब ये आपके लिए एक नई वीडियो है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो देखी होंगी, तो आप लोगों को पता भी होगा कि कितनी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। देखिए, मैं 2 या 3 दिन में एक मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज़ ये वीडियो डालता हूँ, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता हूँ उस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखिए इन वीडियो को और बाकी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ़ आप ध्यान से, बिल्कुल आराम से वीडियो को देखिए। रिवीजन कराने का भी ज़िम्मा मेरे ज़िम्मे है। मैं आपको याद कराऊँगा, आप बिना टेंशन के सिर्फ़ एक बार वीडियो देखिए, दोबारा रिवीजन कराने का भी ज़िम्मा मेरे ऊपर है, ठीक है? बढ़ते हैं दोस्तों अगली सीरीज में अपना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो किस साम्राज्य को, मतलब कौन सा साम्राज्य था दोस्तों जिसको क्या हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता था दोस्तों? तो गुप्त काल। कौन सा है दोस्तों? गुप्त काल को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल की अगर दोस्तों बात करते हैं, जो इसकी स्थापना दोस्तों करी थी तो श्री गुप्त ने करी थी। किसने करी थी? श्री गुप्त ने। और देखो बेटा, आप लोगों को ना जो ज्यादातर फायदा होता है, जैसे गुप्त काल की बात आई है तो गुप्त काल के बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने वो क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं, आप एक के साथ में कम से कम 15-20 क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं, तो आप लोग सोच सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक की हो रही है। ठीक है, आपको ना पता होते हुए तब। तो देखिए, स्थापना कब किसने की थी दोस्तों? श्री गुप्त ने करी थी। 240 से 280 ईस्वी के बीच की बात है। इसके कुछ शासक हैं जो गुप्त काल के दोस्तों शासक हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है दोस्तों, और कुमार गुप्त है। ये सभी जो शासक हैं वो गुप्त साम्राज्य के हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करता हूं, जैसे समुद्रगुप्त के जो दरबारी थे, वो दरबारी कवि कौन थे दोस्तों? हरिसेन। तो कौन थे दोस्तों? हरिसेन। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और इन्होंने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना दोस्तों किसने करी है? हरिसेन ने करी है। और हरिसेन किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। आगे बात करते हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके कारण दोस्तों? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण इसको स्वर्ण काल कहा गया है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसी में चंद्रगुप्त द्वितीय की, या जिसको कहा गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम है ये। तो इसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में दोस्तों कौन आया था? फाहियान आया था, चीनी यात्री था ये फाहियान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि फाहियान किसके समय में आया था दोस्तों भारत, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। इसके जो दरबारी कवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दोस्तों, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से 110% बनता है। अगर गुप्त साम्राज्य से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दरबारी कवि कौन कौन थे दोस्तों? जैसे कालिदास हो गया, आयुर्वेदाचार्य हो गया, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, आर्यभट्टियम हो गए, सूर्य सिद्धांत के जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, लेखक है आर्यभट्ट। ठीक है, और वारामिहिर हो गए, विरमगुप्त, इन्होंने प्रमुख विद्वान थे इनके, जो इनके दरबार में दोस्तों रहते थे। कौन कौन? कालिदास, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी, आर्यभट्टम, और सूर्य सिद्धांत जो ग्रंथ लिखा है दोस्तों आर्यभट्ट ने लिखा है। और वारामिहिर, वारामिहिर भी, और विरमगुप्त, ये कौन थे दोस्तों? इनके प्रमुख कवि थे, इनके दरबार के, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के। आगे बात करते हैं, प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? तो अगर आपसे पूछता है कि प्रसिद्ध जो हवा महल है दोस्तों, तो राजस्थान के किस दोस्तों शहर में है, तो अगर आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे जयपुर। कहां पे है दोस्तों? ये जयपुर में है। और राजस्थान की राजधानी भी क्या है दोस्तों? जयपुर है। और ये जो दोस्तों हवा महल था वो लाल चूने पत्थर से और गुलाबी पत्थर से निर्मित था। 1978 में महाराजा सवाई प्रताप, तो अगर आपसे पूछे कि हवा महल का निर्माण दोस्तों किसने कराया था, तो राजा या महाराजा सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों कराया था। कब कराया था? 1978 में, 1978 में हवा महल का निर्माण दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसके जो वास्तुकार थे हवा महल के, किसने बनाया था? डिजाइन किसने दिया था इनको? तो लाल चंद्र उस्ताद ने दोस्तों इसका डिजाइन दिया था।
और 5 मंजिल की दोस्तों ये इमारत है। अगर हवा महल के बारे में बात करते हैं, कितने मंजिल की इमारत है दोस्तों? 5 मंजिल की इमारत है और 395 छोटी-छोटी जालीदार खिड़कियां हैं। कभी-कभी पूछ लेता है एग्जाम में, अगर डीप चला गया तो हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे 953। कितनी है? 953, 953 जो है दोस्तों छोटी-छोटी जालीदार खिड़कियां हैं जिनके द्वारा हवा आती है दोस्तों, यानी गर्मियों में भी ठंडक का एहसास देती है पूरी। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक लेटिस हैं? तो दोस्तों 19वीं शताब्दी की शुरुआत में किसने यह प्रमाणित किया कि 14 आकाशीय जालक लेटिस हैं? तो ध्यान रखेंगे ऑगस्टे ब्रोबेस। तो किसने किया था दोस्तों? ऑगस्टे ब्रोबेस। ऑगस्टे ब्रोबेस ने दोस्तों क्या किया था? प्रमाणित किया था। कब किया था? 19वीं शताब्दी में दोस्तों किया था। क्या किया था दोस्तों? तो 14 आकाशीय जालक हैं या लेटिस हैं। क्या हैं? 14 आकाशीय जालक या लेटिस हैं। जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को, किसको दोस्तों? ध्यान रखेंगे, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को जोर से गर्म किया जाता है तो क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को जोर से दोस्तों अगर हम गर्म करते हैं तो क्या होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। तो NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरा धुआं निकलता है। कब दोस्तों? जब लेड नाइट्रेट को जोर से दोस्तों गर्म किया जाता है। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। तो क्या है दोस्तों? PbNO3 का होल ट्वाइस है दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं वाटर गैस, तो वाटर गैस COH2 को मेथनॉल में बदलने के लिए, किसको दोस्तों? ध्यान रखेंगे, वाटर गैस को CO कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन को मिलाने के साथ मेथनॉल में बदलने के लिए, किस में बदलना है? मेथनॉल। मेथनॉल में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे ZNOCr2O3। तो ZNOCr2O3 का यूज किया जाता है दोस्तों, किसको? वाटर गैस को मेथनॉल में बदलने के लिए। औद्योगिक स्तर पर मेथनॉल, तो मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH। CH3OH मेथनॉल। तो CH3OH इसका फॉर्मूला होता है। इसका उत्पादन वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण से दोस्तों किया जाता है। अगर कार्बन CO2 के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 2H2O मिला देंगे और क्या डाल देंगे? ZNOCr2O3 के साथ, तो CH3OH दोस्तों बन जाएगा। इसे उच्च दाब और उच्च तापीय वाली अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड ZNO और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 के मिश्रण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक के रूप में किसका किया जाता है दोस्तों? ZNO, जिंक ऑक्साइड, किसका दोस्तों? जिंक ऑक्साइड ZNO और क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 का यूज उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। आगे बात करते हैं, छत्रपति संभाजी 1680 से 1688 ईस्वी के किस वंश का शासक थे? तो दोस्तों बताएंगे छत्रपति संभाजी। जो छत्रपति संभाजी थे तो आपको पता ही होगा, मराठा जो वंश के शासक थे दोस्तों ये, और छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे। तो छत्रपति शिवाजी के उत्तराधिकारी थे कौन? छत्रपति संभाजी। ठीक है, मराठाओं के प्रबल शत्रु मुगल शासक औरंगजेब। तो जो मराठाओं का जो प्रबल शत्रु था औरंगजेब के बीजापुर और गोलकुंडा का शासन, किस किस का दोस्तों? ध्यान रखेंगे, बीजापुर और गोलकुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में उनकी प्रमुख भूमिका दोस्तों थी। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? यह आपको पता होगा, इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह ने, यह आपको पता होगा। ये कुछ नारे दे रखे हैं दोस्तों और कुछ व्यक्ति है, जैसे कि व्यक्ति महात्मा गांधी ने दिया था नारा दोस्तों, करो या मरो। करो या मरो का नारा दोस्तों दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। दयानंद सरस्वती ने किसका नारा दिया था दोस्तों? वेदों की ओर लौटो। तो दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों दिया था, सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो अगर आपसे पूछता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दोस्तों, तो बताइए किसने दिया था ये नारा? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और लोकमान्य गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, जो लोकमान्य तिलक ने दिया था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने दिया था? तो लोकमान्य तिलक ने दोस्तों ये नारा दोस्तों दिया था। आगे देखते हैं, एक कण पर नियत शक्ति आरोपित की जाती है। क्या कह रहा है? एक कण पर नियत शक्ति
क्या कर रहा है दोस्तों, किसी कण पर नियत शक्ति आरोपित की जाती है तब निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। तो जब किसी कण पर नियत शक्ति आरोपित की जाती है तो कौन सी भौतिक राशि नियत रहेगी, तो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर। तो क्या रहेगी दोस्तों, गतिज ऊर्जा के परिवर्तन की दर नियत रहेगी अगर किसी कण पर किसी नियत शक्ति को आरोपित हम करते हैं। शक्ति दोस्तों क्या होती है, कार्य करने की दर होती है। क्या होती है, कार्य करने की दर, या कह सकते हैं ऊर्जा परिवर्तन की दर होती है। ऊर्जा परिवर्तन की दर या फिर कार्य करने की दर को कहते हैं दोस्तों शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति, पावर। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण को अगर मैं बात करता हूं, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाइल्ड विधि में, किसमें दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाइल्ड विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में ओस्टवाइल्ड विधि के में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, प्लेटिनियम या रोडियम जाली का। किसका दोस्तों, प्लेटिनम या रोडियम जाली का उपयोग दोस्तों किया जाता है। ग्रहों की गति, जो ग्रह होते हैं, ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का तृतीय नियम दोस्तों क्या कहता है। तो केपलर का तृतीय नियम कहता है टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती है आर की पावर क्यूब के। आर की क्यूब के, टी स्क्वायर अनुक्रमानुपाती है आर की पावर क्यूब के। तो केपलर का थर्ड लॉ, तो केपलर का थर्ड लॉ है क्या, तो क्या कह रहा है, किसी ग्रह के परिक्रमण काल टी, तो परिक्रमण काल को क्या दिया है दोस्तों, टी। तो परिक्रमण काल टी का वर्ग जो होता है सूर्य के उसकी औसत दूरी आर के घन के समानुपाती होता है। कैसा होता है दोस्तों, घन के समानुपाती होता है। बात समझ में आई नहीं आई। आगे बात करते हैं, केपलर के 3 नियम ग्रह की गति का वर्णन करते हैं। तो 3 नियम कौन कौन से हैं दोस्तों, तो पहला नियम क्या कहता है, केपलर का फर्स्ट लॉ कहता है दोस्तों सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं और सूर्य उस दीर्घवृत्त के 2 नाभिकों में से किसी एक पर स्थित है। तो दोस्तों सूर्य कहां है, जो नाभिक इसने 2 दिखा रखे हैं उसमें किसी एक पर क्या है दोस्तों, सूर्य है। और सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, दीर्घ मतलब बड़े वृत्त में चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह। तो कौन सा नियम है दोस्तों, केपलर का फर्स्ट लॉ है। कक्षाओं का नियम भी दोस्तों कहते हैं, ध्यान रखेंगे इसे क्या कहते हैं, केपलर के फर्स्ट लॉ को कहते हैं दोस्तों कक्षाओं का नियम। अगर बात करते हैं केपलर का दूसरा नियम क्या कहता है, तो केपलर का दूसरा नियम है दोस्तों क्षेत्रफल का नियम। किसका नियम, क्षेत्रफल का नियम। किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा, अगर किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा है जो त्रिज्या क्या है दोस्तों, त्रिज्या सदिश समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, तो किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा या त्रिज्या समान समय में दोस्तों समान क्षेत्रफल तय करती है। दूसरा कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा लो आप पढ़ के आए हैं, ग्रहों की गति संबंधित है। तो केपलर का थर्ड लो, किसी ग्रह के परिक्रमण काल जो टी का वर्ग होता है, मतलब टी का स्क्वायर जो होगा वो आर की क्यूब के बराबर होगा, समानुपाती दोस्तों होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था। तो शांति निकेतन का निर्माण दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। पश्चिम बंगाल भारत के वीरभूम जिले में स्थित है। तो कहां पर है दोस्तों शांति निकेतन। अगर शांति निकेतन की दोस्तों हम बात करते हैं, शांति निकेतन है कहां पर, पश्चिम बंगाल। क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर किससे थे, बंगाल से संबंधित थे, तो पश्चिम बंगाल में है, भारत के वीरभूम जिले में स्थित है। और टैगोर जी ने, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, यहाँ पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने करी थी। और कहां पर करी थी दोस्तों, पश्चिम बंगाल में करी थी। 3-4 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन छोड़कर अन्य सभी राज्य सूची के भाग हैं। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो भाग को छोड़ दिया जाए जो राज्य सूची के भाग हैं। आपको मैंने बताया था 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 अनुसूचियां होती हैं, 3 सूची होती है। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो दोस्तों पूछ रहा है वो राज्य सूची
का भाग कौन सा नहीं है? तो अगर मैं बात करता हूं भूमि की, तो राज्य सूची का भाग है, शराब की राज्य सूची का भाग है, पुलिस की राज्य सूची का भाग है, लेकिन वायुसेना दोस्तों केंद्र सूची का भाग है, क्योंकि वायु सेवा जो होती है दोस्तों वो केंद्र के हाथ में होती है। जैसे कि मैंने डिटेल दी है, 7वीं अनुसूची की अगर बात करता हूं तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों कौन है? केंद्र सूची कहते हैं, संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची हो गया और दोस्तों संवर्ती सूची हो गया। अगर मैं बात करता हूं केंद्र सूची में, कभी-कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है आप लोगों से कि केंद्र सूची में दोस्तों कितने विषय हैं? तो केंद्र सूची में दोस्तों 97 विषय हैं, 97 विषय हैं। और राज्य सूची की अगर बात करता हूं दोस्तों तो राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अगर संवर्ती सूची में कितने विषय हैं दोस्तों? 52 विषय हैं। और बाकी मैंने आपको बताया था कि किस पर कौन कानून बना सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। एक बार फिर बता देता हूं, केंद्र सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं। लेकिन अगर किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो केंद्र का कानून ही मान्य होगा, ये बात भी आप थोड़ी ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है। तो जो भारत के संविधान में दोस्तों मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर, किस पर दोस्तों? बंधुआ मजदूरी पर रोक किसके कारण है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। किस पर है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। ये मैंने लिख भी रखा है, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 24 दोस्तों क्या कहता है? बालात श्रम, बालात मतलब बच्चों से श्रम नहीं करा सकते, बेगारी मतलब बिना पैसे दिए काम नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते दोस्तों, और न्यूनतम मजदूरी से कम काम कराना या मानव तस्करी कराना भी आप नहीं करा सकते। आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा? बलात् श्रम दोस्तों, बेगार, बंधुआ मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी से कम काम कराना या मानव तस्करी। ठीक है दोस्तों, मानव तस्करी दोस्तों में पूछता है तो ध्यान रखेंगे, मानव तस्करी आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करता हूं आर्टिकल 24 की, 24 की, तो क्या है दोस्तों? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी भी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकने के लिए है। किससे दोस्तों? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने से रोकने के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 24 है। आगे बढ़ते हैं। एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में 2 चक्कर, क्या कह रहा है दोस्तों? एक कण 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है दोस्तों, उसकी वृत्त में 2 चक्कर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, तो कण का त्वरण कितना होगा? तो इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको कुछ थोड़ी नॉलेज भी होनी चाहिए फिजिक्स के अंदर। जैसे कि r बराबर है 25 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको सेंटीमीटर को दोस्तों मीटर बना लेंगे, क्योंकि यहां पे त्वरण पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, तो मीटर में बनाना पड़ेगा। तो n बराबर कितने रेवोल्यूशन है दोस्तों? 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड ले रहा है। तो कोणीय वेग दोस्तों जो होता है W बराबर होता है 2 पाई n के, और 2 पाई मल्टीप्लाई बाई कितने चक्कर हैं? 2 राउंड, तो 4 पाई रेडियन पर सेकंड हो गया। अब दोस्तों आती है त्वरण की बात। अब निकालते हैं त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, या अभी केंद्र त्वरण कह सकते हैं हम इसको, W स्क्वायर इंटू R। तो W की वैल्यू हमारी आ गई थी, कितनी आई थी? 4 पाई, तो 4 पाई का स्क्वायर, और R की वैल्यू हमारी निकली थी 0.25 मीटर। तो 0.25 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कट कटा के आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, थोड़ा डीपली चीजें हैं इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? तो कौन सी राशि है दोस्तों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करती है? तो कौन सी राशि दोस्तों? ध्यान रखेंगे, एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है और पूछा जाएगा। तो एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दोस्तों तीव्रता, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन दोस्तों करती है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का अर्थ क्या है दोस्तों? तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का अर्थ है कि राशि दूरी के, राशि जो राशि दे रखी है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो ध्यान रखेंगे राशि जो होती है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आप लोगों को मालूम होगा अगर व्युत्क्रमानुपाती होती है तो अपोन में चीजें चली जाती हैं, अगर समानुपाती होती है तो कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई करके बराबर आ जाता है वो। तो व्युत्क्रमानुपाती है तो आर स्क्वायर कहां चला जाएगा, 1/r² होना चाहिए। आगे देखते हैं इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी। जब इंटरनेट प्रौद्योगिकी आरंभ हुआ था दोस्तों तो इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा दोस्तों कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, HTML। तो कौन सी भाषा प्रयोग होती थी दोस्तों, HTML। ये बात भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। MS वर्ड 2010 में अगर बात करते हैं किसकी दोस्तों, MS वर्ड 2010 में टेबल की एक रो, MS वर्ड की बात कर रहा हूं मैं और टेबल की एक रो की बात कर रहा हूं मैं। पिछले सेल में किसमें बैक जाना है, पिछली सेल में जाना है, जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो किसके लिए दोस्तों, MS वर्ड 2010 में। तो अगर हमें पिछली रो में वापस जाना है तो शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो हम पिछली रो में दोस्तों पहुंच जाएंगे। किसमें, MS वर्ड 2010 के अनुसार। कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है, देखो दोस्तों कौन सी एक भारतीय भाषा नहीं है। अगर मैं इस पर सर्कल नहीं करता तो अगर मैं आप लोगों से पूछता 110% भाई साहब आप गलत करके आते। लेकिन ध्यान रखना सिंधी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, सिख कोई भाषा नहीं है, सिख समुदाय है। लेकिन अगर इस पर सर्कल नहीं होता तो सिख आपको भाषा लगती, जबकि सिखों की भाषा पंजाबी होती है, ये आप लोगों को पता है। तो 8वीं अनुसूची के अनुसार राज्य भाषाएं कितनी दोस्तों, 8वीं अनुसूची के अनुसार जो हमारी राज्य भाषाएं हैं वो 22 भाषाएं हैं। यहां पे मैंने लिखने की पूरी कोशिश करी है, कोशिश क्या लिख ही दिया है। जैसे कि कौन कौन सी हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो ये दोस्तों 22 भाषाएं हैं जो हमारी कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में दोस्तों, 8वीं अनुसूची में आती हैं। अब कुछ स्पेशल चीजें हैं जैसे कि 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ था, तो 1967 में 21वां अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, जिसको सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि सिंधी भाषा को कौन से संविधान संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था। तो ध्यान रखेंगे बेटा 21वें संशोधन के अनुसार जोड़ा गया था 1967 में। अगर मैं बात करता हूं कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 3 भाषाएं हैं दोस्तों, ये कौन कौन सी, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को दोस्तों कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 91वां अमेंडमेंट हुआ था, 91वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और कब हुआ था दोस्तों 91वां संविधान संशोधन, 1992 में। कब हुआ था, 1992 में। अगर बात करते हैं आगे, मैथिली, संथाली, डोगरो, बोडो, कौन कौन सी दोस्तों, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। तो ये कब जोड़ा गया था दोस्तों, 92वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों ये 92वां संविधान संशोधन, 2003 में हुआ था। इन चारों भाषाओं को 22, ये जो भाषाएं थी पहले 18 भाषाएं थी और 4 भाषाओं को जोड़ के 22 भाषाएं हो गई। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था सन 2003 में। ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। आते हैं दोस्तों, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं। ज्योग्राफी की वीडियो भी मैंने एक ही वीडियो डाली है, हालांकि जल्दी आपको और वीडियो भी आएंगी, ऐसी बात नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ते रहिए, बाकी जिस चीज का आप रिवीजन कर रहे हैं उसका करते रहिए। हमारे लिए तो 2-3 दिन में 1 घंटे का टाइम दे दीजिए, बस उसी में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। किस ग्रह के अधिकतम उपग्रह हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा चंद्रमा है, तो किस ग्रह के हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। और कितने हैं दोस्तों, देखेंगे बृहस्पति के बारे में पूरी जानकारी है। बृहस्पति से अगर क्वेश्चन बनेगा इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है, क्योंकि सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भैया सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है दोस्तों बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है दोस्तों, तो सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में करता है, 11 साल 9 महीने में दोस्तों बृहस्पति जो है किसकी दोस्तों, सूर्य की परिक्रमा करता है। सबसे अधिक उपग्रह हैं इसके, कितने उपग्रह हैं दोस्तों, 67 उपग्रह हैं। देख लो आप
67 उपग्रह हैं किसके, बृहस्पति के। और खोजा किसने था किसके उपग्रहों को, अगर आपसे पूछे कि बृहस्पति के उपग्रहों को खोजा किसने था दोस्तों, तो गैलीलियो ने खोजा था। इसने एक टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो जी ने, और गैलीलियो ने अपने टेलीस्कोप से खोजा था कि बृहस्पति के 67 क्या है दोस्तों, उपग्रह हैं। और इसमें भी 67 उपग्रह में, उपग्रहों को दोस्तों चंद्रमा भी कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा, समझ में आया नहीं आई, तो वो भी क्या है, उपग्रह ही है। तो ऐसी इसमें सबसे बड़ा उपग्रह अगर देख पूछते हैं दोस्तों कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीमीड। कौन सा है दोस्तों, गैनीमीड। गैनीमीड उपग्रह जो है दोस्तों बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, अगर इसके वायुमंडल की दोस्तों बात करता हूं तो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया गैसें दोस्तों पाई जाती हैं। अगर आपसे पूछ ले कि बृहस्पति के जो वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसें दोस्तों इसमें पाई जाती हैं। और बृहस्पति का वलय होता है कैसा दोस्तों, तो सिलिकेटो का बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि बृहस्पति का वलय कैसा है दोस्तों, तो सिलिकेटो का बना हुआ है दोस्तों इसका वलय। वलय होता है चारों तरफ जो चक्र बने हुए होते हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन विकल्प का, अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं, इंसर्ट फंक्शन विकल्प का निरूपण करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंसर्ट करना है किसी चीज के लिए, तो दोस्तों किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, तो FX लिखते हैं। ये कैपिटल F होता है और स्मॉल दोस्तों X होता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है दोस्तों, इंसर्ट करने की, किसमें दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेल में इंसर्ट करने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F3 अगर दबाएंगे तो इंसर्ट चीजें हो जाएंगी। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले, कह रहा है किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता, यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किसको परिभाषित किया गया है दोस्तों, किसी का पता लगाने के लिए, किसका, किसी संसाधन का पता लगाने के लिए, विशिष्ट पहचानकर्ता के लिए, तो यूनिक आइडेंटिफायर, तो यह है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ध्यान रखेंगे दोस्तों। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, अगर बात करता हूं दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों को चिन्हित करता है दोस्तों, तो दक्कन का पठार, ठीक है, दक्कन के पठार को चिन्हित करता है। और जो दोस्तों दक्कन का पठार है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए दक्कन का पठार है दोस्तों किन चट्टानों से बना हुआ है, वो तो बेसाल्ट चट्टानों से दोस्तों बना हुआ है। इसमें कपास होता है, गन्ना आदि की उपयुक्त फसलें इसमें करी जाती हैं। 1991 के सुधारों के बाद रोजगार के अवसरों का क्या हुआ, तो ध्यान रखेंगे 1991 में सुधार करे गए हैं, उसके बाद रोजगार के अवसरों का क्या हुआ है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे विशेष रूप से निजी मतलब प्राइवेट और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो किस में दोस्तों, विशेष रूप से निजी में और सेवा क्षेत्रों में दोस्तों क्या हुई है, रोजगार के मामले में वृद्धि दोस्तों हुई है। भारत में मानव विकास के लिए एक मुख्य चुनौती में से किसे माना जाता है, तो भारत में मानव विकास के लिए मुख्य चुनौती में से, किस में से दोस्तों, मुख्य चुनौती में से किसे माना जाता है, तो लगातार क्षेत्रीय असमानताएं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कहते हैं कहावत भी है, घाट घाट पर बदले पानी, है नहीं, और घाट घाट पे पता नहीं कैसे बोलते, पग पग पे बदले वाणी और घाट घाट पे बदले पानी। तो इस तरह का कुछ हिसाब किताब है भारत के अंदर, क्योंकि आपको पता है कहीं पठारी है, कहीं मैदानी है, कहीं पर्वतीय है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो मानव विकास के मुख्य चुनौती दोस्तों क्या है, लगातार क्षेत्रीय असमानताएं हैं। आगे देखते हैं, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन, लैंड ऑफ द, लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है दोस्तों, कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है,
चूंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है। कहां पर है? पूरब में सबसे अंतिम छोर पर है दोस्तों, अतः वहां सूर्योदय सबसे पहले होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होता है, तो भैया जापान में होता है। ध्यान रखना इस बात को। और दोस्तों अगर अब मैं जापान के बारे में थोड़ी बात करता हूं, तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी क्या है दोस्तों? टोक्यो है। और जापान जो है दोस्तों, 4 बड़े और अनेक छोटे, मतलब 4 तो बड़े हैं जिनके नाम ही हैं, छोटों के भी नाम होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कौन से हैं? 4 बड़े हैं और छोटे द्वीपों का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्वी समुद्री तट, कहां पर दोस्तों? ध्यान रखेंगे इस बात को भी, ये द्वीप कहां पर है? एशिया के पूर्वी समुद्री तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में? प्रशांत पैसिफिक ओशियन में ये स्थित हैं। और वे चारों कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान का क्या नहीं है? क्या नहीं है बताइए? क्या नहीं है? द्वीप नहीं है। कौन सा? होक्काइडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशु है। तो ये चारों के चारों दोस्तों जापान के प्रमुख बड़े द्वीप हैं। कौन कौन से? होक्काइडो, होन्शु, सोकाकू और क्यूशु। ये दोस्तों चारों कैसे हैं? ये जापान के बड़े द्वीप हैं। अगर जापान के हम पड़ोसी की बात करता हूं, तो जापान के पड़ोसी हो कौन कौन से? चीन हो गया, कोरिया हो गया और रूस। तो जापान के पड़ोसी देश दोस्तों कौन कौन से? चीन हो गया, कोरिया और रूस, इसके पड़ोसी देश हैं। जापानी अपने देश को निप्पन कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जापानी अपने देश को दोस्तों क्या कहते हैं? निप्पन। क्या कहते हैं? निप्पन कहते हैं। निप्पन का अर्थ होता है सूर्य निकास। सूर्य निकास के कारण कहते हैं निप्पन। आगे बात करते हैं, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा। स्टैटिक जीके का पार्ट ही मान सकते हो आप, ठीक है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई, सबसे ऊंचाई पर हवाई अड्डा कौन सा है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, लेह हवाई अड्डा है। कौन सा है? लेह हवाई अड्डा है। और ये भारत का ही नहीं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक, मतलब व्यापार का, किसका दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा व्यावसायिक हवाई अड्डा है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3256 मीटर ऊंचा है। कितना दोस्तों? 3256 मीटर ऊंचा है। और क्या है दोस्तों? लेह हवाई अड्डा, जिसको क्या कुशोक वकुला रिमचो नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि लेह हवाई अड्डे को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो कुशोक वकुला रिम्पोच, कुशोक वकुला रिम्पोच नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। आगे बात करते हैं तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनता है। प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ठीक है। ये तीनों को मैं बता दूंगा आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर में क्या शामिल होता है? तो टर्सरी सेक्टर में दोस्तों क्या शामिल होगा? बैंकिंग होगा, विनिर्माण होगा, वानिकी, खनन होगा। तो दोस्तों बैंकिंग, क्या होगा दोस्तों? बैंकिंग। और प्रथम में क्या आता है? प्रथम में दोस्तों खेती, जितनी भी खेती होती है, वानिकी होती है, ये सब किसमें आती है? प्रथम क्षेत्र में। जितने भी जो भी रोजगार कैसे हैं? जोखिम भरे रोजगार हैं, वो कैसे हैं दोस्तों? वो है प्रथम क्षेत्र के, जिसे कहते हैं रेड कॉलर जोन भी दोस्तों इसको बोला जाता है। और द्वितीय क्षेत्र में आता विनिर्माण का काम। जैसे कैसे कि किसान ने खेत में क्या उगाया? गेहूं उगाया, और गेहूं उगाया तो वो प्रथम क्षेत्र में आएगा। लेकिन जब उसको बेच दिया कहां? किसी फैक्ट्री में, और फैक्ट्री ने बना दिया उसका बिस्किट, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र, उसने उसका विनिर्माण कर दिया। और तृतीय क्षेत्र में क्या जाएगा दोस्तों? जितनी भी नौकरी वगैरह होती है, बैंकिंग वगैरह होती है, सब किसमें आती है दोस्तों? ये आती है तृतीय क्षेत्र में। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये थोड़ा मालूम भी होगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग। तो उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो पुराने जलोढ़ से बने हैं। तो दोस्तों बताइए, उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग जो पुराने जलोढ़ से दोस्तों बना है, तो वो है बांगर। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा बांगर और खादर। खादर किसे कहते हैं दोस्तों, और बांगर किसे कहते हैं? बांगर उसे कहते हैं जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई जाती है, और जो मिट्टी बहुत पुरानी हो जाती है, उसमें उसकी उर्वरकता क्षमता कम हो जाती है, उसे कहते हैं बांगर। और जिसकी उर्वरकता क्षमता ज्यादा होती है, उसे कहते हैं खादर। अगर आप लोगों में से किसी के खेत खादर में होंगे, तो वहां पे ज्यादा खाद वाद लगाने की आवश्यकता होती नहीं है, इस चीज से भी आप याद रख सकते हैं।
राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा के दोस्तों सदस्य पूछ रहा है, वो किसके पूछ रहा है? राज्यसभा के। तो कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होते हैं। आप लोगों को पता है हर 2 साल में कुछ लोग रिटायर होते रहते हैं। तो राज्यसभा सदस्य की जो अधिकतम संख्या कितनी है दोस्तों? 250। तो राज्यसभा सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। इसमें 238 कहां से आते हैं? 238 आते हैं दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से। जबकि 12 कौन? 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किसमें 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा में। किस पार्टी ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? तो कौन सी पार्टी थी जब दोस्तों बंगाल का विभाजन हो रहा था तो उसने समर्थन किया था? तो आप लोगों को पता ही होगा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्ना वाली भैया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी ने समर्थन किया था कि विभाजन भैया कर दो। और जो दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अगर मैं बात करता हूं, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जो पाकिस्तान में जैसे कि हमारे यहाँ पे गांधी जी पूजे जाते हैं, ऐसी पाकिस्तान में भैया जिन्ना पूजा जाता है। तो और कौन थे दोस्तों संस्थापक? मुख्य तो थे मोहम्मद अली जिन्ना और थे आगा खान। कौन थे दोस्तों? आगा खान, ख्वाजा सलीम मुल्ला। और कौन थे दोस्तों? ख्वाजा सलीम मुल्ला, हकीम अजमल खान और वकार उल मुल्क। तो दोस्तों 4-5 जने थे जो इसके प्रमुख थे। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी मुस्लिम लीग की? तो 30 दिसंबर 1906 में। कब हुई थी दोस्तों? 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसे घोड़े से गिरने पर लगी चोट के कारण मृत्यु हो गई थी? तो यार तो आपको पता होगा, तो सबको पता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लेता है कि लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। और कौन था दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। किसका गुलाम था दोस्तों? ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। लेकिन दोस्तों इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान या वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, तो उसमें नाम आएगा इल्तुतमिश। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। इसने गुलाम वंश मामलुक वंश की स्थापना करी थी। किसने मामलुक वंश या गुलाम वंश की स्थापना करी थी दोस्तों? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। कब करी थी दोस्तों? कब से कब तक है? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक है गुलाम वंश। अगर बात करते हैं इसका, देखो सबसे पहले कौन है? ऐबक। तो 1206 से 1210 तक रहा। 1206 से 1210 तक 4 साल तक रहा बेचारा, फिर अपना गिर के मर गया। दूसरा कौन आता है इसके बाद में? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो पूरा नाम क्या था दोस्तों इसका? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो मतलब ऐबक किसका गुलाम था दोस्तों? ऐबक गुलाम था गोरी का और इल्तुतमिश गुलाम था ऐबक का। किसका गुलाम था? ऐबक का। और इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों? इल्तुतमिश की बेटी थी। और फिर इसके बाद कौन शासन करता है दोस्तों? बलवन। कौन करता है? बलवन। अगर टाइम पीरियड याद रखना है तो कर लेंगे। ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, 26 साल शासन किया इसने। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 और बलवन 1266 से 1287 तक रहा था बलवन। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? देखो दोस्तों इस पे भी अगर मैं नहीं लाता तो आप 110% गलत ही करते। इस पे आप से भी लगाते, सब से भी लगाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना भाई साहब बिल्कुल, कि जो बीमा कारोबार, बीमा जो LIC वगैरह, ये पॉलिसी वगैरह जो होती है, इनको कंट्रोल दोस्तों कौन करता है? इनको कंट्रोल करता है IRDA। IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या है दोस्तों? आई से इंश्योरेंस, आर से रेगुलेटरी, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी कंट्रोल करती है किसको दोस्तों? बीमा कारोबार को। तो बीमा विनियामक, बीमा इसका हिंदी में नाम क्या है दोस्तों? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। क्या है? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण इसका नाम है। इसका अगर दोस्तों बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखेंगे हैदराबाद में है। तो IRDA का मुख्यालय दोस्तों कहां है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना संसद ने IRDA अधिनियम 1999 में, एक अधिनियम आया था IRDA अधिनियम 1999 में इसकी स्थापना करी थी। इसकी संरचना की अगर दोस्तों बात करता हूं तो इसमें 10 लोगों के हाथ में होता है।
कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, मेन पार्ट अध्यक्ष, और 4 होते हैं दोस्तों पूर्णकालीन सदस्य, मतलब पूरे काल जब तक उनकी एज रहती है नौकरी करने की तब तक वो पूर्णकालिक सदस्य हैं, जबकि 4 अल्पकालीन सदस्य के लिए दोस्तों होते हैं। ये बात भी ध्यान रखेंगे किसके बारे में? IRDA। इससे ज्यादा दोस्तों IRDA से कुछ नहीं पूछ सकता, ये गारंटी है। आगे देखते हैं, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं देखो इसमें मैं क्वेश्चन लगा के नहीं लाया हूं, आप बताइए इसमें कौन सा हो सकता है, अपना अपना दिमाग में लगाइए। तो किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को डैश कहते हैं, झटका कहते हैं, उछाल कहते हैं, आर्किमिडील बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण विरुद्ध कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, उछाल कहते हैं। उछाल मतलब उत्प्लावन बल, ठीक है। उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के, किसके? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है यह बल? तो उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्लावन केंद्र भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजा राज और महाराजा की उपाधि वाले गौतमी पुत्र सतकर्णी किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा राज और महाराज की उपाधि धारण करी थी भैया किसने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। तो किस राजवंश से संबंधित थे दोस्तों? सातवाहन राजवंश से संबंधित थे। इसके संस्थापक कौन थे सातवाहन वंश के? तो सीमुख। कौन थे दोस्तों? सीमुख जो थे इसके संस्थापक थे सातवाहन वंश के। और किस किस राज्य में अगर देखते हैं आज के टाइम में कौन कौन सा राज्य था इनका? तो आंध्र प्रदेश वाले इलाके में थे, महाराष्ट्र वाले इलाके में थे, तेलंगाना गुजरात वाले इलाके में, कर्नाटक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये दोस्तों शामिल थे। ये बात ध्यान रखेंगे। किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पैंदी पर अधिक होती है। क्या कह रहा है? किसी जल कुंड के बांध की मोटाई, अगर किसी पर हम बांध बना रहे हैं उसकी जो पैंदी होती है वहां मोटा होता है। आपने अगर देखा हो जो बांध वगैरह तो नीचे से मोटा होता है पिलर, फिर ऊपर आता पतला 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 होता चला जाता है। क्यों? किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पैंदी पर अधिक होती है क्योंकि गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है भैया, प्रेशर बढ़ता है। अगर नीचे मोटा नहीं करेंगे तो फाड़ देगा, निकल जाएगा सारा पानी। तो P बराबर HPG होता है। किसका उपयोग आमतौर पर खाद्य परीक्षक, किसका दोस्तों? किसका उपयोग आमतौर पर खाद्य परिरक्षक फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है दोस्तों? सोडियम बेंजोइट। तो सोडियम बेंजोइट अगर आपको खाना कुछ दिनों तक स्टोर करके रखना है तो दोस्तों किस में करना पड़ेगा? सोडियम बेंजोइट का उपयोग करना पड़ेगा। और सोडियम बेंजोइट का दोस्तों फॉर्मूला होता है C6H5COONA। तो क्या होता है सोडियम बेंजोइट का फॉर्मूला? सोडियम बेंजोइट का फॉर्मूला होता है C6H5COONA। ये होता है सोडियम बेंजोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समआयतनिक प्रक्रिया में सिस्टम को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है दोस्तों? तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। जितनी उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा उसी के दोस्तों बराबर होगी क्या दोस्तों? जो ऊष्मा होगी कि कितनी ऊष्मा दी गई है। लोहे को गैल्वेनाइज करने की किस धातु का उपयोग किया जाता है? अगर लोहे को गैल्वेनाइज किया जाता है मतलब लोहे के ऊपर अगर परत चढ़ाई जाती है जिससे उस पर जंग ना आए, तो दोस्तों किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जस्ता या जिंक। जस्ता, तो जस्ते का यूज किया जाता है गैल्वेनाइजेशन के लिए, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? अगर शुद्ध जल के पीएच मान की दोस्तों बात करता हूं तो पीएच मान होता है 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। आप लोगों को मैंने बताया होगा पहले भी, तो जो पीएच स्केल होता है 0 से 14, 0 से 14 तक होता है दोस्तों। जितना हम इधर बढ़ेंगे इतना अम्लीय हो जाएगा, जितना हम इधर बढ़ेंगे इतना क्षारीय हो जाएगा। और बीच में जो उदासीन होता है 7 पे, जैसे कि हमारा जल उदासीन होता है तो 7 पॉइंट पे होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक काम करता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। अगर पीएच मान दोस्तों 7 से कम होगा, अगर पीएच मान दोस्तों 7 से क्या होगा? कम होगा तो अम्लीय होगी चीज। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा होगा दोस्तों तो क्षारीय होगा। लेकिन अगर पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। आगे बात करते हैं,
एनीमोमीटर किसका मापक करता है? तो एनीमोमीटर दोस्तों, एनीमोमीटर से मापते हैं वायु की गति और वायु का दाब। तो एनीमोमीटर से क्या नापते हैं दोस्तों? एनीमोमीटर, ध्यान रखेंगे, एनीमोमीटर से नापते हैं वायु की गति एवं दाब का मापन दोस्तों हम करते हैं। पारसेक से क्या नापते हैं? प्रकाश की गति। तो दोस्तों पारसेक से क्या नापा जाता है? प्रकाश की गति नापते हैं दोस्तों पारसेक से। और क्यूसेक मीटर से अगर हम बात करते हैं क्यूसेक मीटर की, तो जलधारा की गति नापते हैं क्यूसेक मीटर से। तो क्यूसेक मीटर से क्या नापते हैं? जलधारा की दोस्तों गति। NaHCO3, NaHCO3 डैश का रासायनिक सूत्र है। भाई लिख लो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही पूछता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एसआई में। ठीक है, तो किसका है? NaHCO3, तो बेकिंग सोडा। तो NaHCO3 क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा है। तो यह कहते हैं इसको सोडियम बाइकार्बोनेट। तो NaHCO3 क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक अम्ल अकार्बनिक यौगिक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है दोस्तों? बेकिंग सोडा। और क्या है दोस्तों? ये एक अकार्बनिक यौगिक है। ये कैसा है? एक अकार्बनिक यौगिक है। इसको दोस्तों मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको मीठा सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी इसको कहते हैं। अगर इसका दोस्त बात कर पूछ ले कि बेकिंग सोडे का IUPAC का नाम क्या है, तो IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है दोस्तों? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका IUPAC नाम है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन, जो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं, किसमें दोस्तों? जब किसी को रोग हो जाता, मधुमेह का रोग है नहीं, तो मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन निकलता है दोस्तों? तो अग्नाशय से। अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज, आप लोगों को पता होगा। तो अग्नाशय में दोस्तों ये हार्मोन रिलीज होता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, ग्लूकागोन रिलीज होता है, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन दोस्तों पूछ लेता है अग्नाशय से क्वेश्चन। ध्यान रखेंगे, इंसुलिन अग्नाशय से क्या क्या रिलीज होता है दोस्तों? इंसुलिन हो गया, ग्लूकागोन हो गया और सोमेटोस्टेटिन दोस्तों, ये 3 हार्मोन है, मुख्य हार्मोन जो रिलीज होते हैं। हार्मोन बनाती है तो पैनक्रियाज हार्मोन बनाती है। अतःस्राव ग्रंथि है, कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? जो हार्मोन रिलीज करती है नी, ग्रंथि है। और साथ ही यह अग्नाशय रस निकालती है। और उसके साथ ही क्या निकालती है? अग्नाशय रस भी निकालती है, जो खाना पचाने में हमारे में काम आता है। वो ये बाह्य स्रावी ग्रंथि भी है। कैसी है दोस्तों? ये बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है। ठीक है, बाह्य स्रावी भी कह सकते हैं, अंतःस्रावी भी कह सकते हैं भैया। इस रस में पाचक किण्वन होता है। तो जो अग्नाशय रस होता है उसमें क्या होता है दोस्तों? पाचक किण्वक कहते हैं इसको, या पाचक किण्वक होता है। आगे बात करते हैं वर्णांध। वर्णांध मतलब व्यक्ति दोस्तों, जो कलर ब्लाइंडनेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस। अगर दोस्तों बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस की, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है, पुलिस के अंदर न जाते भैया, वो देख लेना कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को हो तो, क्योंकि भाई 110% बाहर है वो बंदा मेडिकल में, तो ध्यान रखना। तो वर्णांध व्यक्ति कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? तो कौन से रंगों में भेद नहीं कर पाता जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है या वर्णांध होती है? तो हरे और लाल रंग में दोस्तों भेद नहीं कर पाता है। और ध्यान रखना, यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा होती है भैया, मेल में ज्यादा होती है ये वर्णांध की बीमारी लेडीजों के मुकाबले। ठीक है, आगे बात करते हैं। MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए, अगर दोस्तों बात करता हूं MS वर्ड में टेक्स्ट के बीच में एक रेखा खींचने के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो स्ट्राइक थ्रू। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? स्ट्राइक थ्रू। एक सेकेंडरी विंडो जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड देने की अनुमति देती है। एक सेकेंडरी विंडो जो उपयोगकर्ताओं को एक कमांड देने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है, उसे क्या कहा जाता है? इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देगा एकदम डराने के लिए, तो ध्यान रखना, उसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स।
एक सेकेंडरी विंडो जो उपयोगकर्ता को एक कमांड देने की अनुमति देती है, उपयोगकर्ताओं से एक प्रश्न पूछती है या उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं डायलॉग बॉक्स। एमएस एक्सेल 365 में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के किस फीचर का उपयोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से डेटा को दृश्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, एमएस एक्सेल 365 की बात कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा है। किस फीचर पूछ रहा है वो? कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है एमएस एक्सेल में, तो माध्यम से डेटा को दृश्य से प्रस्तुत करने का काम करता है दोस्तों। तो चार्ट के रूप में आप डेटा को दृश्य करा सकते हैं, ये दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एमएस एक्सेल 2010 सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अगर दोस्तों बात करते हैं एमएस एक्सेल 2010 में सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है दोस्तों? टेक्स्ट रैपिंग। तो किसके द्वारा क्या किया जा सकता है दोस्तों? टेक्स्ट रैपिंग के द्वारा किया जा सकता है। एक समान वृत्त गति में क्या होती है? चाल नियत होती है, ये बात भी ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, एक समान वृत्त गति में दोस्तों चाल नियत होती है। आगे बात करते हैं, नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो नागर मंदिर वास्तुकला में जगती शब्द का सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है दोस्तों? ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर बना हो। जगती कहते हैं ऊंचा चबूतरा जिस पर मंदिर दोस्तों बना हो। ठीक है। और जो मंदिर के अंदर का पार्ट होता है जहां पे मूर्ति स्थापित होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको गर्भगृह। ठीक है। आगे बात करते हैं, लेजर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो गॉर्डन गोल्ड ने किया था। किसने किया था? गॉर्डन गोल्ड ने दोस्तों किया था लेजर का। ये बात भी थोड़ा ध्यान रख लेंगे कि लेजर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? गॉर्डन गोल्ड 3-4 बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। लेजर का आविष्कार किया था गॉर्डन गोल्ड ने। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों अगर आपसे बहुत पूछे कि बैक्टीरिया की खोज दोस्तों किसने करी थी, तो बैक्टीरिया खोज करी थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दोस्तों करी थी। एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने करी थी। ये डच वैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने 1676 में इसको देखा था और 1683 में उसका चित्रण कर दिया था कि भैया बैक्टीरिया ऐसा होता है। लेकिन 1864 में, किसमें दोस्तों? 1864 में लुई पास्चर ने खोजा कि जीवाणु से भी रोग फैलता है, कि बैक्टीरिया से भी रोग होता है, बीमारी होती है। तो किसने खोजा था कि जीवाणु से बीमारी होती है? तो लुई पास्चर ने। ध्यान रखेंगे, स्मोग किसका संयोजन होता है? तो धुआं और कोहरे का दोस्तों संयोजन होता है स्मोग शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? तो स्मोग शब्द सर्वप्रथम श्रे हेनरी अंतोनी देवास। किसने किया था दोस्तों? श्रे हेनरी अंतोनी देवास ने दोस्तों यूज किया था। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर भारत में दोस्तों कौन सा नृत्य कराया जाता है? ये आप लोगों को पता होगा। तो भाई कथक अपना। ठीक है। कथक। और यूपी का शास्त्रीय नृत्य भी क्या है दोस्तों? कथक है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य लखनऊ व जयपुर घराने से प्रसिद्ध है। तो अगर आपसे पूछ जाए कथक कहां से प्रसिद्ध है, कौन से घराने से प्रसिद्ध है? लखनऊ और जयपुर घराने से दोस्तों प्रसिद्ध है कथक। भारतनाट्यम दोस्तों आप लोगों को पता होगा, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का है और कथकली दोस्तों केरल का है। आगे बात करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, साहित्य के लिए मिला था। और गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ठीक है। गाना भी होता है। तो ध्यान रखेंगे, गुरुदेव किसको जाना जाता है गुरुदेव के नाम से? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति दोस्तों कौन थे, तो दोस्तों वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था दोस्तों इनको? इनकी गीतांजलि के लिए। ठीक है। गीतांजलि इन्होंने रचना करी थी, उसके लिए इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार दोस्तों मिला था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो थोड़ा शेयर भी कर दिया कीजिए। और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, आपको लिए हेल्पफुल हैं भी या नहीं भी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।